हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे कि मैंने बोला था, मैं यहीं से कंटिन्यू करने वाली थी और जो समरी बाकी है, समरी जो मैं करवाने वाली थी उससे हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये वीडियो। सो देखो, कार्बोनिल केमिस्ट्री के इन्होंने 1 2 3 4 5 6 और ये चैप्टर 6 7 चैप्टर्स यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, कैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है वो उनके रिलेटेड जो रिएक्शंस है वो सारे। अभी कोइंसिडेंटली वैसे देखा जाए तो फ्रैंकली बताओ तो मैंने ये पेज देखा नहीं था कि ये सारे चैप्टर्स एक साथ कार्बोनिल वाले हैं। मैंने आई गेस यूट्यूब वीडियोस में देखा था कि कोई कोई चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो जिसमें से कार्बोनिल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स था एग्ज़ाम्स के लिए। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि सारे चैप्टर्स कवर कर लूँ। तो कोइंसिडेंटली मैंने चैप्टर 6, चैप्टर 10, 11, 20, 25, 26 ये 6 चैप्टर्स जो है अभी ये मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैंने ये 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। बचा था एक 9th चैप्टर जो लिखा है इन्होंने कार्बोनिल रिलेटेड है, पर मेरा मानना ये था कि मैं इसको है ना ऑर्गेनोमेटालिक्स के अंडर कवर करूँ। सो वो अनाउंसमेंट अभी मैं करूँगी कि अभी नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू कौन सा करने वाले। तो फ़िलहाल अभी के लिए बात, हमने कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए, ये 6, 10, 11, 20, 25, 26 ये 6 चैप्टर्स हमने अभी कंप्लीट कर दिए। ठीक है, और देखो ये है ना कार्बोनिल रिलेटेड सारे चैप्टर्स है। तो कार्बोनिल इतने इंपॉर्टेंट कि कार्बोनिल ग्रुप्स आर द हुक्स दैट अलाउ केमिस्ट टू पुट मॉलिक्यूल्स टुगेदर एंड इन द चैप्टर आफ्टर नेक्स्ट ओके, बस रीज़न इतना ही था। कार्बोनिल ग्रुप्स आर द हुक्स दैट अलाउ केमिस्ट टू पुट मॉलिक्यूल्स टुगेदर। तो कार्बोनिल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है हमारा। ठीक है, तो कभी भी अगर हम लोग जैसे कि नेट में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आप देख लो तो कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस तो आएंगे जो कार्बोनिल केमिस्ट्री के रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये चैप्टर्स देख लिया है तो आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस, तो आप उसमें से कर सकते हो। पर ये इसलिए इतना एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि वो एक बाइंडिंग फोर्स के जैसे एक्ट करता है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर द हुक्स दैट अलाउ केमिस्ट टू पुट मॉलिक्यूल्स टुगेदर। मॉलिक्यूल्स जैसे बड़े 2 पार्ट हो मॉलिक्यूल्स के, R1 और R2, तो हम लोग को ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ये बहुत बड़ा, तो वन ऑफ द ये पॉसिबिलिटी है कि कार्बोनिल कुछ हो बीच में कहीं, तो हम उससे रिएक्ट कर ले, थोड़ा उससे रिएक्शन हो जाए, कोई ना कोई रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए कार्बोनिल केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ सिर्फ इतना ही है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि समरी मैं देने वाली हूँ, तो समरी क्लेडन वाली बुक में तो इन्होंने दी नहीं है, तो मैंने खुद से थोड़ी बहुत समरी बनाई थी, मतलब जितना मैंने करवाया उस हिसाब से। सो देखो, ये जो है उसको मैं समरी बता रही हूँ। कौन से चैप्टर्स, 6, 10, 11, 20, 25 और 26, ये 6 चैप्टर्स के। ओके, तो 6 चैप्टर्स हमने किए थे सीक्वेंस में। हमने 6th चैप्टर शुरू किया था एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल। मतलब देखो, शुरुआत हमारी कार्बोनिल ग्रुप से हो रही है। ठीक है, फिर हम उसमें जो भी करें वो ये 6 चैप्टर्स में कंपाइल हो जाएंगी। सबसे पहले हमने हमारा कार्बोनिल ग्रुप किया। फर्स्ट चैप्टर था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब देखो, जूम कर लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब हमने क्या किया, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो हमने 6th चैप्टर में ये देखा था कि कौन से न्यूक्लियोफाइल्स है वो कैसे कैसे अटैक करती है, जैसे कि साइनो है या OH- है, या जितने भी हम लोग ने न्यूक्लियोफाइल्स देखे थे वो 6th चैप्टर में देखे थे। न्यूक्लियोफाइल्स देखने के बाद हमने देखा था कि भाई कार्बोनिल पे क्या रिएक्शन है। ठीक है, तो ये एक जनरल रिएक्शन है जिसमें हमारा जो कार्बोनिल है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। जैसे ही अटैक होगा ये O यहाँ मतलब O- हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। ओके, तो ये पूरा 6th चैप्टर उसी के बारे में था। नेक्स्ट आते हैं 10th चैप्टर के बारे में। तो 10th चैप्टर किसके बारे में था? 10th चैप्टर था न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अब एडिशन मतलब कोई ग्रुप जाएगा नहीं, जो था उसी में कुछ ऐड होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन क्या होता है? कुछ ग्रुप सब्सटीट्यूट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखो, हमने हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, उसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड किया। तो ये एक मेजर पॉइंट है कि जो हमारा ओरिजिनल रिएक्टेंट है उसमें एक एक्स मतलब लिविंग ग्रुप, एक्स मतलब है ना हेलोजन, मत समझना, लिविंग ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप में हेलोजन्स आते हैं, साथ में OR ग्रुप हो या मतलब OCH3 या फिर ऐसा कोई भी ग्रुप हो या फिर एसिटेट ग्रुप हो, तो वो सारे भी एक अच्छे लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो इस एक्स का मतलब हेलोजन नहीं, इसका मतलब लिविंग ग्रुप। तो हमारे रिएक्टेंट में ऑलरेडी एक लिविंग ग्रुप है। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो
ये कार्बोनिल बनने के जगह मतलब OH बनने के जगह क्या होगा, अच्छा ये यहाँ है ना OH हो जाएगा, ऑब्वियसली था वो, तो ऑब्वियस था वो। फिर ये वाला, हाँ, तो यहाँ क्या होता है, हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स होता है उसके बाद कि भाई थोड़ी सी कुछ रिएक्शन हो और निकले, तो न्यूक्लियोफाइल सॉरी जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से निकलेगा, हमें हमारा कार्बोनिल वापस मिल जाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। ऐड नहीं, एक्चुअली में सब्सटीट्यूट हुआ, किसके, एक्स के जगह हमारा न्यूक्लियोफाइल आया। ठीक है, तो अगर देखा जाए, अगर आपको ये प्रोसेस ना पता हो ना, तो आप लोग यहाँ से यहाँ देखो ना, तो आपको क्या लगेगा, अच्छा ये एक्स यहाँ से गया तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ आ गया, पर एक्चुअली में हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होता है और फिर लिविंग ग्रुप यहाँ से जाएगा और फिर हमें ये कंपाउंड मिलेगा। ओके, ये हमने देखा 10th चैप्टर में अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अब हमने 11th चैप्टर में सेम था, थोड़ा अलग, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एट कार्बोनिल विद द लॉस ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन, मतलब हमारा ये जो कार्बोनिल ऑक्सीजन था वो लॉस हो रहा था, मतलब वो चला जा रहा था, वापस हम रीगेन कर सकते हैं, बट मेन रिएक्शंस थी कि जो ऑक्सीजन था कार्बोनिल का वो जा रहा था। ठीक है, तो वो पूरा चैप्टर में 11th चैप्टर में हम लोग ने ऑलमोस्ट इमीन्स, इनामाइंस और एसिटाल्स, ये 3 चीज़ों के साथ ही डील किया है। ठीक है, तो इमीन मतलब देखा जाए तो होता क्या है, अभी ये सिंपल रिएक्शन, ये कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें हमने ऐड किया अमाइन, तो जैसे ही हमने अमाइन ऐड किया, देखो ये बन गया इमीन, इसका मतलब ये जो C डबल बॉन्ड O था, ये जो C डबल बॉन्ड O था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो ऑक्सीजन है इसका लॉस हो गया और ये कन्वर्ट हो गई इमीन में। ठीक है, तो वो पूरे चैप्टर में हमने 11th चैप्टर में ये देखा कि हमने इमीन्स, इनामाइंस और एसिटाल्स जैसे ग्रुप्स देखे। ओके, अब नेक्स्ट आता है, वैसे देखा जाए ना तो ये 6 के 6 चैप्टर्स है कार्बोनिल के, पर ये दोनों में एक बहुत जो बोल सकते हैं ना यूनिक पर्सनालिटी है कार्बोनिल की, वो हमें दिखती है। तो भाई कैसे, अच्छा पहले मैं ये 3 समझा देती हूँ, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ यूनिक पर्सनालिटी उसकी। सो ये जो था, ये कौन सा चैप्टर है, 20th में हमने देखा फॉर्मेशन और रिएक्शन ऑफ इनोल्स एंड इनोलेट्स। तो उसमें हमने क्या देखा, इनोल और इनोलेट, ये हमारे लिए नया था। तो भाई हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो इक्विलिब्रियम में, अगर कीटो और इनोल मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, तो कभी भी अगर ये स्टेबल हो तो ये कीटो से इनोल में कन्वर्ट हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये इनोल फॉर्म हुआ उसका, इनोल में अगर हम लोग H निकाल दे तो ये हो गया इनोलेट। ओके, सो हमने ये चैप्टर में 20th चैप्टर में देखा इनोल्स कैसे अलग अलग कंपाउंड से बन सकते हैं, जैसे कि 1,3 डाइकार्बोनिल से बहुत स्टेबल बन सकते हैं, फिर और कौन से कंपाउंड से कैसे कैसे बन सकते हैं, हमने वो पूरा देखा था। ओके, नेक्स्ट आता है हम 25th चैप्टर में हमने अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स देखा। अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स मतलब क्या पता है, हमने अल्काइल ग्रुप की एडिशन की थी। ठीक है, उसमें अभी हमने डायरेक्ट इनोल्स पे तो किया, पर हमारे लिए एक नया चीज़ आया था तभी, इनामाइंस एजा इनोलेट्स, इसमें भी कैसे रिएक्शन होती है और इनोलेट क्या रोल प्ले करता है वो सब में, उसके बारे में हमने देखा था 25th चैप्टर में। लास्ट था 26th चैप्टर अबाउट आल्डोल और क्लेजन। तो उसमें हमने रिएक्शंस आल्डोल की जो थी, आल्डोल की रिएक्शंस में हमने क्या देखा था कि वो जनरली एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ रिएक्शन होती है उसकी। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड या तो दोनों एल्डिहाइड हो, या तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले लिया, या तो फिर बाद में दोनों कीटोन ले लिया, मतलब इसको सेल्फ बोला हमने, इसको हमने क्रॉस बोला, फिर बाद में हमने इंट्रा अल्डोल देखा, सेम क्लेजन में भी हमने वैसा किया, सेल्फ देखा, क्रॉस देखा, फिर इंट्रा देखा, तो वो पूरा हमने 26th चैप्टर में देखा। ठीक है, और जो ये अल्डोल के बारे में था, और क्लेजन में क्या था, इनॉल प्लस एसाइलेटिंग एजेंट, मतलब कोई भी इनॉल फॉर्म कर रहा हो कोई भी कंपाउंड, तो इनॉल के साथ हमने एसाइलेटिंग एजेंट डाला। अब एसाइलेटिंग एजेंट क्या था, तो भाई COR अगर किसी में ऐड हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं असाइल ग्रुप, तो इसका जो एडिशन था वो क्लेजन में, स्पेसिफिकली इसको क्लेजन स्मिथ भी बोला था, या तो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, रिएक्शन नहीं कंडेंसेशन बोला था हमने। ठीक है, सो दैट्स इट, ये 6 चैप्टर्स की समरी मैंने आपको बता दी। अब ये देखो, इसमें मैं जो आप लोग को बता रही थी कार्बोनिल की एक यूनिक पर्सनालिटी। अब देखो ये है तो सारे कार्बोनिल के कंपाउंड्स, सॉरी चैप्टर्स। ठीक है, तो अब ये ऊपर के जो 3 चैप्टर्स थे उसमें क्या होता है, हमारा जो कार्बोनिल है ना वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। तो भाई कैसे, जैसे कि हमने देखा इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, इसमें सब्सटीट्यूट हो रहा है, इसमें सब्सटीट्यूट हो रहा है।
अब न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है या सब्सटीट्यूट हो रहा है, इसका मतलब वो जो कंपाउंड है वो क्या होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो होता यूँ है, पोलराइजेशन की वजह से पार्शियल चार्जेस आते हैं दोनों में, और ये जो हमारा कार्बोनिल है वो पॉजिटिव, कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है पार्शियली, तो इससे हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है जो नेगेटिवली चार्ज, तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट के रूल के हिसाब से ये इसके पास अटैक करेगा। ओके, और ये जो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स है, नेक्स्ट 3 चैप्टर्स, तो इसमें जो हमारा कार्बोनिल है ना वो क्या करता है, एज एन न्यूक्लियोफाइल है। मतलब आप सोचो एक ही कंपाउंड है कार्बोनिल, कहीं पे वो न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट कर रहा है और कहीं पे वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एज एन न्यूक्लियोफाइल कैसे एक्ट कर रहा है, तो भाई हमारा जो कार्बोनिल है वो कार्बोनिल कार्बोनिल नहीं रहता है। मतलब ये जो कार्बोनिल है ये कन्वर्ट होता है इनोल में, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ से जाएगा यहाँ आएगा और ये इनोलेट ये फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब जो भी रिएक्शन होगी, अब ये डबल बॉन्ड है, तो अगर आपको पता हो जो हमारा मतलब डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या होता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है। इसका मतलब अब जो हमारा ये जो मैं बहुत मेसी हूँ। ओके, सो ये हमारा कार्बोनिल था जो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा था, जिस पे न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्शंस हो रही थी। ठीक है, इसमें हम न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे थे और वो रिएक्शंस। अब इनोल में क्या होता है, ये देखो, ये हमारा डबल बॉन्ड गया यहाँ से यहाँ आया और ये O है वो माइनस हो गया। अब ये डबल बॉन्ड हुआ, इसका मतलब डबल बॉन्ड कार्बन। अब डबल बॉन्ड कार्बन मतलब न्यूक्लियोफिलिक हो गया। ठीक है, तो जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया, मतलब अब क्या होगा, हम लोग एडिशन करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की, तो जैसे हम इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन करेंगे यहाँ पे रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हुआ ना इसका एक एकदम यूनिक कैरेक्टर, मतलब एक जगह पे वो है एज एन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन दे रहा है, और एक जगह वो एज एन न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादातर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में होता है या तो फिर ज़्यादातर वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी रिएजेंट ऐड करो। अगर आप न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हो, इसका मतलब हमारा जो कार्बोनिल है वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहे हो, इसका मतलब हमारा जो कीटो फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है और वो कन्वर्ट होने वाला है इनॉल में, और इनॉल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ ऐड करेगा। ठीक है, सो फ़िलहाल तो मैंने ये समरी दे दी। अब मैं एक्चुअली ये समरी बना सकती तो 6-7 पेजेस के भी बन जाते, पर मेरे को एक्चुअली मैं एक ही पेज में बनाता था, जिससे अगर आपको कभी भी एक रफ़ आइडिया चाहिए हो कि भाई कौन से चैप्टर में, जैसे कि अगर आपको इनोल्स और इनोलेट्स आता है पर आपको डाउट है अल्काइलेशन ऑफ इनोल, तो आप सीधा 25th चैप्टर देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही पेज का कराया। होप आपको ये हेल्प हो, और दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट बात करनी थी मुझे किसके बारे में, हाँ, क्वेश्चंस। तो देखो, अब ये जो 6 चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस कैसे करना है। तो देखो मेरे पास है ना अभी फ़िलहाल क्लेडन के अलावा हार्ड कॉपी में, मैं सॉफ्ट कॉपी की बात नहीं कर रही, क्लेडन के अलावा अभी मेरे पास पीटर स्काइस पढ़ी है, और दूसरी बुक है मेरे पास नांट्स की। ओके, नांट्स का पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है, हाँ, माइकल नांट्स। आई गेस मैं आप लोग को देख के बता सकती हूँ, मेरे पास बुक तो अवेलेबल है। ओके, हाँ, माइकल एच नांट्स। सो ये दोनों बुक अभी के लिए मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अब मैंने क्या सोचा कि इसमें जो क्वेश्चंस है, अभी देखो ये तो हमें भी पता है कि नेट की जो एग्ज़ाम होती है, कभी कभी डायरेक्ट सीधे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग को कभी मतलब रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस ना मिस हो, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ये दोनों चैप्टर में जितने भी कार्बोनिल, मतलब ये जो 6 चैप्टर्स थे, जितने भी कार्बन रिलेटेड चैप्टर्स है, उसमें से मैं अभी देखो सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करवा सकती, सारे रिएक्शंस मैं नहीं करवा सकती, पर मैं कोशिश करूँगी कि जो रिपीट ना हो रहे हो, जैसे कि क्लेडन के सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लग रहे हो, पर तो वैसे नहीं, पर थोड़े अलग हो, तो वैसे क्वेश्चंस को मैं अलग से लिख के फिर बाद में अपलोड करूँगी, और उसका वीडियो ही बनाने वाली हूँ मैं सीधा। ठीक है, आप लोग, मैं उसका एक क्वेश्चन का मैं PDF भेज दूँगी वीडियो के साथ। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मैं वीडियो बना दूँगी, फिर उसका एक PDF भेजूँगी। अगर आप लोग को मन है कि आप लोग को सिर्फ सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए, तो आप वो कर सकते हो।
फिर अगर आपको आंसर के साथ सॉल्व करना है तो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो हाँ, मैंने ये सोचा है कि क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया कि वैसे हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। नांट्स की जो बुक है इसमें है ना 6 चैप्टर्स तो नहीं, पर एक ही चैप्टर है इनोल्स और इनोलेट के रिलेटेड। और पीटर्स का इसमें चैप्टर तो एक ही है, पर उसमें बहुत सारे अलग अलग नेम रिएक्शंस रिलेटेड टू कार्बोनिल ग्रुप और सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं कोशिश करूँगी ये दोनों रेफरेंस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस में वीडियो बना के सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। तो ये है ना एज अ साइड पार्ट चालू रहेगा, मतलब ये जो मेन चैप्टर्स है उसके ये क्वेश्चंस है, तो वो आपको थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, वरना आप भूल जाओगे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं होगी तो। और जो दूसरी बात है कि मैंने सोचा है कि जो नया चैप्टर है अभी मैं तो करवा रही हूँ ऐसे बंच में, मतलब जो सिमिलर चैप्टर्स है बंच में, तो वैसे मैं करवा रही हूँ, जैसे ये मैंने 6 करवाए। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो 9th और 40th, ये दोनों चैप्टर है ना ऑर्गेनोमेटालिक रिलेटेड है। एक तो अभी हमने देखा इसका नाम था कुछ ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शंस और विथ कार्बोनिल कंपाउंड था, और 40th चैप्टर है ना ये है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो दोनों चैप्टर है ना वो मैं करवाने का सोच रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे एग्ज़ाम में ऑर्गेनोमेटालिक तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैंने सोचा ये करवाऊँगी। तो वीडियोस 9th और 40th चैप्टर के साथ में अपलोड होते रहेंगे, और साथ में ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है 6 चैप्टर के वो भी अपलोड करती रहूँगी मैं, ठीक है। सो अभी के लिए तो उतना ही। और हाँ, अभी आज ही अनाउंसमेंट हुआ है कि हमारी जो जून की एग्ज़ाम है वो नवंबर 2nd वीक तक पोस्टपोन हो गई है। तो मैंने है ना अभी आज ही सुबह शायद गेट केमिस्ट्री, अगर आप लोग को पता हो, गेट केमिस्ट्री हमारे सेट्टी सर की है, हमारे सेट्टी सर नहीं, ए सेट्टी सर की है। तो इनके जो वीडियो ना आज ही इन्होंने एक अपलोड किया था कि ये जो पैंडमिक चल रहा है तो उसमें आप खुद को मोटिवेट कैसे करते रहो। तो मैं एक्चुअली मैं लिंक शेयर करने वाली थी यही वीडियो का, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, पर फिर जैसे ही मैंने डिस्क्रिप्शन खोला ना तो उसमें कॉपीराइट वाले बहुत सारे चीज़ें थी जो मुझे समझ में नहीं आई। तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग देख लो, गेट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल है, ऑब्वियसली आप लोग को पता ही होगा, बहुत अच्छी चैनल है। तो वो ए सेट्टी सर की है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा बताया था कि आप नई चीज़ें सीखते रहो तो दैट विल कीप यू गोइंग ऑन। आप जो भी कर रहे हो, आप अगर आप एग्ज़ाम्स कर रहे हो, आप मास्टर्स हो या कोई भी चीज़ हो, तो वीडियो अच्छी है, आप लोग देखो, आप लोग मोटिवेटेड रहोगे, क्योंकि नवंबर एक बहुत बड़ा स्पान हो जाता है। अभी आज की डेट देखो तो जुलाई है, ठीक है, जुलाई एग्जैक्टली कितनी है, 15th जुलाई है। तो 15 जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मतलब 1 2 3 4 महीने तो गिन लो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पान हो जाता है कि कोई एक जन कंटिन्यूसली वो वर्क करता रहे। तो अभी अगर आप लोग वर्किंग आवर्स थोड़े कम कर सकते हो, जैसे कि अगर आप लोग कम से कम 6-7 घंटे कर रहे हो तो आप लोग उसको रिड्यूस करके 4 to 5 आवर्स स्टडी आवर्स रखो, और कुछ 2 या 3 घंटा है वो आप लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जैसे कि कुछ नया लैंग्वेज सीखो या तो म्यूज़िक या जो भी है, तो जिससे आप मोटिवेटेड फील होते रहो। सो अभी के लिए इतना ही। क्वेश्चंस की वीडियो मैं अपलोड करती रहूँगी, और जो नया चैप्टर है 9th चैप्टर, उससे हम लोग शुरू करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक से। सो दैट्स इट। सो थैंक यू एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।